अस्सलाम वालेकुम बेटा। एंट्री टेस्ट के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ किस तरह से बनती हैं, आज हमने इसको स्टार्ट करना है। असल में हम जैसे जैसे एफएससी सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारा मेजर टास्क है वो है एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ को रिजॉल्व आउट करना। ख़ास करके फ़िज़िक्स के अंदर एमसीक्यूज़ ये बनती कैसे हैं, इनमें काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना रहता है। हमारी कोशिश होगी कि इनको ऐसे अंदाज में समझा जाए कि हर एक क्वेश्चन का टच दिया जाए। तो इन एमसीक्यूज़ का असल में स्ट्रक्चर ये बनती किस तरह की हैं, कुछ इनके अंदर पैटर्न दिखाई देते हैं। उन पैटर्न्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, इनकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे, आसान अंदाज में समझेंगे और सिर्फ फ़िज़िक्स टर्म्स से मुताल्लिक़ ही मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि फ़िज़िक्स के अंदर हमने इनको कैसे इस्तेमाल करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ख़ास करके मैथ चूँकि यहाँ इन्वॉल्व होती है, हमने वो रिलेशनशिप्स नहीं यहाँ लेके आने। मैं फ़िज़िक्स के लिहाज से ही सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके दूँगा। अगर एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ को ऑब्ज़र्व किया जाए, इनके उस पैटर्न को गौर किया जाए, तो हमें इनके अंदर कुछ रिलेशनशिप दिखाई देते हैं। ख़ास करके जो आपकी फ़िज़िक्स के अंदर किसी भी टॉपिक से मुताल्लिक़ आपका जो फार्मूला है, अब फार्मूला के अंदर काफ़ी सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 आपके पास आ जाती हैं। वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के कंस्ट्रक्ट करने से बाकियों के दरमियान में कोई एक रिलेशन बन जाता है। उस रिलेशन की बुनियादों पर आप इन तमाम तर एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं और ये एमसीक्यूज़ कैसे बनी पड़ी हैं, वो भी साथ साथ प्रोवाइड करते चले जाएंगे आपको कि आया कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग की थी बुनियादी, उसी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग से आपकी एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व हो रही हैं, वो भी साथ साथ मैं आपको रिजॉल्व कराऊंगा हर टॉपिक से मुतालिक। इंशाल्लाह हमारा फोकस रहेगा एफएससी के ऊपर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों फ़िज़िक्स पार्ट आपके बैक वक्त साथ साथ आते रहेंगे। ऐसा ऐसे से हम इनको जैसे जैसे टॉपिक कवर होंगे वैसे वैसे इनको सीखते चले जाएंगे। तो इस चैनल के ऊपर आपके अंदाज से आपका सिलेबस फ़िज़िक्स का ख़ास करके आ रहा है। एक तो यह है कि सिंपलर आपके बोर्ड के अंदर टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उस लिहाज से मैं रिकॉर्ड करूँगा। दूसरा ये है कि एंट्री टेस्ट के लिहाज से पहले इसका लोअर लेवल आप सिंपल एमसीक्यूज़ को कैसे रिजॉल्व आउट करते हैं, फिर हम इसका एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि एमसीक्यूज़ अगर हमारे लिए कुछ थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाए तो उनको कैसे रिजॉल्व आउट करना है। तो दो अंदाज से हम इसको एंट्री टेस्ट के लिहाज से देखेंगे और एक अंदाज़ हमारे पास होगा सिंपल बोर्ड तमाम तर जितने भी हैं हमारे, वो फेडरल हो जाए, वो हमारा पंजाब हो जाए, बलूचिस्तान बोर्ड हो जाए, या इवन के हमारे पास सिंध बोर्ड हो जाए, तो उनके लिहाज से सारा सिलेबस तमाम तर टॉपिक आपके पास अवेलेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा टॉपिक। मैंने टॉपिक को नाम भी इसीलिए दिया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़, कि एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। पहला जो अंदाज है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में ताल्लुक की बुनियादों पर हम फिजिक्स के फार्मूला में से कैसे एमसीक्यूज़ की क्रिएशन को देखते हैं, बन कैसे रही हैं, इनका अंदाज कैसा है, वो हमने देखना होता है। पहले मैं जनरल फार्मूला बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो जनरल फार्मूला फिर हम अपने फार्मूलिज्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहला रिलेशन है हमारे पास बेटा y इज प्रोपोर्शनल टू x। 6 रिलेशनशिप है, मैं आज के लेक्चर के अंदर 3 सिखा दूंगा, 3 इंशाल्लाह अगले के अंदर मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इफ देयर इज अ सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो उस वक्त हर एक रिलेशनशिप में से हमने 7-8 तरह के एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज बनते हैं, वो साथ साथ एक साथ डिस्कस करने हैं। पहला कैसा है, पहला है बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का, एक ही रिलेशन में से। दूसरा इसमें से बनाएंगे हम हाफ डबल टाइप का क्वेश्चन, फिर इसी ही रिलेशनशिप में से हम बनाएंगे तीसरी तर्ज का क्वेश्चन, रेशो टाइप का क्वेश्चन। फिर इसी ही रिलेशन के लिए हम चौथी तर्ज का एक क्वेश्चन देखेंगे, 3 गिवन 4th अननोन टाइप क्वेश्चन हमारे पास बनता है।
कि आपको अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी जाएं और फोर्थ आपने मालूम करनी हो, या 2 to रेशो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी 2 वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, दूसरी अननोन कर दी गई है। तो कैसे आप इसको फाइंड करेंगे? तो इसको कहते हैं 3 गिवन 4th अननोन टाइप क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बेटा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप आप ऑलरेडी आपकी तमाम तर जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा होगा, आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप आपके पास 3 नंबर का एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर भी आता है। उन्हीं में से क्या आपके पास कोई एक फार्मूला है, कुछ आपको क्वांटिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाते हैं, कुछ अननोन कर दी जाते हैं, तो आपने वो वहाँ से फाइंड करनी होती है। ये वही तर्ज होती है, इससे भी रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन आपका उठाता है एंट्री टेस्ट में। फिर छठी तर्ज का आपके पास आता है कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन। कंसेप्चुअल टाइप कैसे है? ईल के हेड और टेल के दरमियान में क्या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या आपके पास एक कॉयल है, कॉयल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका नॉर्थ किस तरफ बनेगा और साउथ किस तरफ बनेगा। या आपके पास एक सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के अंदर करंट की डायरेक्शन आपके पास किस तरह की होगी, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दी जाए तो वहाँ कंसेप्ट इस्तेमाल करके आप उनकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बनेगा। फिर आते हैं आपके पास बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन आपके पास जैसा कि आपके पास रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन, आप इसको देखते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि एक फोटॉन जब बन रहा होता है तो उसका रेस्ट मास क्या है, इवन कि आपके पास रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, या चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, मिलिकान ने अपना कब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपके पास डेविसन और जर्मर ने कब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इवन जितनी भी टेबल्स आपके पास बनी होती हैं, ख़ास करके उन टेबल्स में से किसी भी तरह की वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की जाती है उस इन्फॉर्मेशन का आपके पास क्वेश्चन बना सकता है। एक ये तर्ज होती है। आखिर में होता है बेटा ग्राफ टाइप क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी टिपिकल, जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं ग्राफ को एक्सप्लोर करने में। एक्सप्लोर इस तरह से नहीं कर सकते कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हालांकि ग्राफ आपका 9th क्लास के अंदर भी मौजूद है। चैप्टर नंबर 2 जब आप लोग काइनेमेटिक्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले आपको ग्राफ थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, लेकिन चूँकि उसको बेहतर तरीके से नहीं किया जाता उस वक्त, तो इसीलिए बाद अज़ां इसकी मुश्किलात होती हैं। तो हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ इसको देखेंगे, और ग्राफ भी मैं आपको फिज़िक्स के लिहाज से समझाऊंगा। मैं इस तरह के कोई रिलेशनशिप नहीं लेके आऊँगा जो रिलेशनशिप आपके मैथमेटिकल हों। आपकी फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास किस तरह के रिलेशनशिप बनते हैं और हम उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ग्राफ को, और उन लिहाज से हमने ग्राफ को बेटर अंडरस्टैंडिंग देनी है, वो अलग से हम समझेंगे। ग्राफ फिलहाल हमने रहने देना है। ठीक है बेटा, तो पहली तर्ज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे थे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में सिंपल डायरेक्ट रिलेशन हो। सिंपल डायरेक्ट रिलेशन के लिए आपने सेकंड लॉ के अंदर एक टर्म पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा था। इवन के आपके पास P बराबर है mv, लीनियर मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब। मास ऑफ द बॉडी को कांस्टेंट कर लें तो आपके पास P इज प्रोपोर्शनल टू V। आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लेंगे तो P इज प्रोपोर्शनल टू आपके पास मास ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। इस तरह से नंबर ऑफ फार्मलिज्म आपके पास मौजूद हैं फिजिक्स के अंदर, जहां पर आप इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। अब अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन हो तो पहली तर्ज का जो क्वेश्चन होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप का क्वेश्चन, वो आपने कैसे बनाना होता है। लेट्स से फोर्स इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज कर दें किसको बेटा, फोर्स को आप इंक्रीज कर लें। फोर्स के इंक्रीज करने से होगा क्या बेटा, एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीज्ड, उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, वेलोसिटी बढ़ा लें तो वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से बेटा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आपके पास वो भी बेटा इंक्रीज हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। आप फोर्स को डिक्रीज कर लेंगे, एफ को डिक्रीज करेंगे बेटा, एफ के डिक्रीज हो जाने की वजह से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर लेंगे, वेलोसिटी के डिक्रीज हो जाने की वजह से बेटा मोमेंटम, जिसे लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, ये भी बेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पहली तर्ज का क्वेश्चन आपके पास बनता है कि अगर तो रिलेशनशिप गौर करने हैं,
बराह रास्त कभी किसी एमसीक्यूज को सॉल्व ना करें, बल्कि आप कोशिश करें कि जितनी भी आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनका पहले रिलेशनशिप बना लिया करें, फिर उनको रिजॉल्व आउट करें। तो पहला ये आपके पास क्वेश्चन बनता है। दूसरा है आपके पास बेटा हाफ डबल टाइप क्वेश्चन, कि अगर एक क्वांटिटी को हाफ कर दिया जाए तो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एक को डबल कर दिया जाए तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखें, इफ फोर्स इज हाफ, फोर्स को आप हाफ कर लें तो इसके हाफ हो जाने की वजह से एक्सेलरेशन इज आल्सो हाफ, एक्सेलरेशन भी आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, आपके पास हाफ्ड हो जाएगा। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ देखें एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फोर्स को हाफ करते हैं तो वही रिलेशनशिप किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, एक्सेलरेशन के साथ। वेलोसिटी को हाफ कर लें, वेलोसिटी के हाफ हो जाने की वजह से वहां से बेटा लीनियर मोमेंटम भी आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह से और भी आपके पास बेटा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैस को हाफ कर लें, मैस के हाफ हो जाने की वजह से आपके पास बेटा मोमेंटम हाफ हो जाता है, मोमेंटम हाफ हो जाएगा। क्लियर बेटा। इसी तरह से और भी आप फार्मूला बना लें बेटा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगी। एम को हाफ करने से आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। क्या काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास हाफ हो जाएगी, ये मिकदार आती हो जाती है। तीसरी तर्ज का क्वेश्चन आपके पास बेटा बनता है रेशो टाइप क्वेश्चन, कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशोज बता दी जाएं, मसलन आपको ये कह दिया जाए कि रेशोज इन मैस, रेशोज इन मैस, मैस में रेशोज आपको बता दी जाती हैं 2:1। आगे वो आपसे पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या रेशो होंगी इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो वही रेशोज आपने एसोसिएट करनी है काइनेटिक एनर्जीज के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो बेटा आपके पास 2:1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सिंपल डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको रेशोज इन फोर्स बता देता है, रेशोज इन फोर्स, फोर्स के अंदर आपको वो रेशोज बता देता है, लेट से फर्ज कर लेते हैं कि 5:4 है आपके पास। अब वो आपसे सवाल कर लेता है कि एक्सेलरेशन में रेशोज क्या होंगी, तो एक्सेलरेशन में रेशोज आपके पास बेटा यही रेशोज ही रहेंगी जो कि फोर्स की रेशोज हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या बन रहा है, सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। तो इस तरह से तीसरी तर्ज का क्वेश्चन। अब चौथी तर्ज का क्वेश्चन आपके पास 3 गिवन 4th अननोन टाइप क्वेश्चन अगर पाया जाए, मसलन आपको वो 2 मैस की वैल्यूज बता देता है, मैस की वैल्यूज गिवन कर देता है, और एक आपको वहां वो काइनेटिक एनर्जी की, एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको बता देता है, वैल्यू आपको गिवन कर देता है, और वो सवाल आपसे करता है कि दूसरी काइनेटिक एनर्जी अननोन है वो मालूम करके दें। दूसरी काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है, अननोन है, उस काइनेटिक एनर्जी को मालूम करके दें। तो आपने क्या करना है, आपने एक फार्मूला बनाना है। अगर तो दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में सिंपल डायरेक्ट रिलेशन हो तो आपने बनाना है y2 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई x1। अब अगर लेट कर लें कि आपके पास x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मैसेस को, मैस ऑफ द बॉडी को, जबकि अगर y को देखें कि ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इज इक्वल टू मैस सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट मैस। अब अगर हमने सेकंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी तो फौरन से आपने बेटा इस रिलेशनशिप को कैसे बनाना है, काइनेटिक एनर्जी सेकंड आपके पास m2 डिवाइडेड बाई m1 और इसके साथ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से फौरन से दो वो मैसेज की वैल्यूज को पुट करना है और एक आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करके वो जवाब कैलकुलेट कर लेना है। तो इसी तरह से आप यही सारा रिलेशनशिप, ये जनरल फार्मूला ध्यान में रखना है। आपने इस जनरल फार्मूला को बनाने के बाद फौरन से जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको प्रोवाइडेड है, आप मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान में भी ये रिलेशन बना सकते हैं, आप मोमेंटम और मास के दरमियान में भी यही रिलेशनशिप बना सकते हैं, इवन कि आप एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान में भी यही रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहें, पहले आपने रिलेशनशिप निकाल लेना है,
फिर आपने फौरन से, अगर आपको 3 गिवन है और चौथी वैल्यू यानी कि उसी ही फिजिकल क्वांटिटी की कोई एक वैल्यू आपको अननोन कर दी गई है, तो वो आपने ये फार्मूला बनाने के बाद लेट कर लेना है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कि ये एक्स और वाई के बराबर हैं, और इस फार्मूला के अंदर आकर पुट करेंगे तो आपके पास जवाब निकल आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। इसके बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके पास, P बराबर है mv, मोमेंटम का रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, आपको वो वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है, मास प्रोवाइड कर देता है, तो मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। आपके पास है कि वो सवाल कर लेता है कि किस वैल्यू के ऊपर, एट व्हाट वैल्यू P एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ स्पीड। ये एमसीक्यूज आपकी अक्सर बनी पड़ी है कि किस वैल्यू ऑफ स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में बराबर हो जाते हैं, वो हमने बेटा वैल्यू बतानी है। तो ये वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप बना लेना है, और वहाँ रिलेशनशिप जैसे ही आपको मालूम हो जाएगा तो जस्ट आपने स्पीड की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। तो बहुत आसान है। तो कहने का मकसद ये है बेटा, आपको कोई भी फार्मूला में से वो कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता है, बाकी कुछ वैल्यूज़ अननोन कर देता है, तो आपने वहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। तो इसके अंदर आपने जो फिजिक्स के फार्मूलिज्म हैं, हर एक चैप्टर के फार्मूला के आप अलग से पेज बनाएं, हर फार्मूला की दूसरे फार्मूला में कन्वर्जन, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में तब्दील करना सीखें, इनको कन्वर्ट करना सीखें, किस तरह से ये वैल्यूज़ आपस में तब्दील होती हैं। जब तक कि आपके पास फार्मूला नहीं होगा उस वक्त तक आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। जब फार्मूला ही नहीं है तो कैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को पुट करके आप इसको रिजॉल्व कर सकेंगे। तो फार्मूला की बार बार प्रैक्टिस लाजमी है आपके लिए। इसके बाद बेटा आपके पास कंसेप्चुअल टाइप है, उसके ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि किस तरह से आपके कंसेप्ट चेक किए जाएंगे। जैसा कि आपने पेयर प्रोडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम वहाँ पर वैलिड रहते हैं, तब जाकर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन न्यूक्लियर लेवल के ऊपर वैलिड हो रही होती है। तो किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम वहाँ वैलिड रहता है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट भी वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप कि कैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ये भी ऑलरेडी, और ग्राफ का तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहली तर्ज का आज हमने क्वेश्चन सीखा कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन हो और उसमें से कैसे क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं, वो हमने देखा। इसके बाद हमारे पास दूसरी तर्ज का क्वेश्चन बेटा बनता है, वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज सिंपल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए तो उस वक्त हम ये सारे फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वही तर्ज हमारे पास बन जाती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का। अब यहाँ देखें, हमने एक्सेलेरेशन के बारे में सेकंड लॉ में पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन हमेशा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से अगर मास को इंक्रीज करेंगे, मास को आप इंक्रीज कर दें तो एक्सेलेरेशन बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरह से और आपके पास कि अगर पोटेंशियल को देखें, पोटेंशियल हमेशा सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से देखें, अगर आप सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, आप सेपरेशन को इंक्रीज कर लें, सेपरेशन को बेटा आप अगर डिक्रीज करेंगे, सेपरेशन के डिक्रीज हो जाने की वजह से पोटेंशियल बेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर क्वांटिटीज़ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसका दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर तो इन्वर्स रिलेशन है जिसके अंदर इंक्रीज लेके आ रहे हैं, अगर वो इन्वर्स है दूसरे के साथ तो दूसरी में ऑलरेडी डिक्रीज आ जाएगा। तो इस तरह से वो सारे फार्मूला के लिए आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास बेटा एक और रिलेशन आया था कि प्रेशर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, बॉयज़ लॉ आपने पढ़ा होगा। तो बॉयज़ लॉ के मुताबिक अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो आपके पास प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर आपके पास ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन है, एक के बढ़ने की वजह से दूसरे कम हो जाती है, ये एक को कम कर ले तो दूसरी इंक्रीज हो जाती है। ये पहली तर्ज का क्वेश्चन बनता है हमारे दूसरे रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद इसी ही दूसरे रिलेशनशिप के लिए अगर हम P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, हाफ डबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, वॉल्यूम को डबल कर लेंगे तो प्रेशर आपके पास बेटा हाफ हो जाएगा। नया आने वाला प्रेशर पहले प्रेशर के हाफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि वॉल्यूम को की वैल्यू को आप क्या करेंगे 2V करेंगे, नए वॉल्यूम को 2V लिखेंगे तो नया आने वाला प्रेशर पहले प्रेशर के हाफ हो जाएगा। इसी तरह से आप
यहाँ वॉल्यूम को हाफ कर लें, वॉल्यूम को अगर हाफ कर लेते हैं तो नया आने वाला जो प्रेशर आपके पास बेटा बनेगा वो आपके पास कैसे बनेगा, देखिए 1/2 V आप इसको लिखेंगे। अब डवीएन की डवीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नया आने वाला प्रेशर आपके पास 2 फर्स्ट वन प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो नया अब आपके पास होगा वो पहले प्रेशर का दुगना हो जाएगा। तो यूं आपने हाफ डबल के जितने भी रिलेशन है आपके पास बन सकते हैं। आप इसको दुगना कर लें, 3 गुना कर लें, 4 गुना कर लें, 5 गुना कर लें, जिस तरह से बनाना चाहें। कि वॉल्यूम को 4 गुना करेंगे प्रेशर 1/4 हो जाएगा। आप वॉल्यूम को बेटा 6 गुना कर लेंगे तो प्रेशर आपके पास 1/6 हो जाएगा। आप प्रेशर को 1/6 टाइम कर लें, ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम 6 गुना बढ़ जाता है। आप वॉल्यूम को 1/6 टाइम कर लेंगे तो प्रेशर आपके पास 6 गुना बढ़ जाता है। इनवर्स रिलेशन है। 1/6 का मतलब क्या है, आप इसको 1/6 पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, 1/6 पार्ट इसका ले रहे हैं, तो ये प्रेशर आपके पास 6 गुना बढ़ जाता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इस तर्ज के आपने क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करने हैं। आप 3 गुना कर लें, यानी कि 4 टाइम्स कर लें, 3 टाइम्स कर लें, आप 6 टाइम्स कर लें, 5 टाइम्स कर लें, जितना भी बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। आपके पास नेक्स्ट वन फिजिकल क्वांटिटी का क्या आंसर रहेगा वो आप इस फार्मूला में से निकाल सकते हैं। इसके बाद है बेटा आपके पास रेशियो टाइप क्वेश्चन। अगर आपको वॉल्यूम की रेशियोज बता दी जाए, वॉल्यूम में आपको बेटा रेशियोज वो कह देता है कि 4:1 है, ठीक है बेटा, और वो आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि व्हाट विल बी द रेशियोज, व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ प्रेशर, रेशियोज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की रेशियोज क्या होंगी। तो आपने बेटा क्या करना है, इनवर्स रिलेशन है, रेशियोज जो पहले वॉल्यूम में मौजूद थी इनका इनवर्स करें, 1:4 आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। इनवर्स करके प्रेशर के साथ एसोसिएट कर देना है। इसी तरह से आपके पास एक्सेलरेशन और मैस एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आते हैं। मैस की रेशियोज वो आपको फर्ज कर लें कि कहता है कि 5:10 आपके पास मैस की रेशियोज हैं। व्हाट विल बी द रेशियोज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की रेशियोज क्या होंगी, आपने इनको रिवर्स करना है और एक्सेलरेशन के साथ एसोसिएट कर लेना है, तो इनकी रेशियोज 10:5 आपको मिलेंगी। तो इस तरह से आप फार्मलिज्म अगर आपको याद होंगे ना तो आप रिलेशनशिप बना लेंगे और फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसके बाद है 3 गिवन 4th अननोन टाइप। अगर ये 3 गिवन 4th अननोन टाइप इस तरह के रिलेशनशिप के लिए हमने देखना हो कि जहाँ फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आ रही हैं, तब हम इनको कैसे रिजॉल्व आउट करेंगे। उसके लिए बेटा आपने वही फार्मूला मैं जनरल जो आपको सिखा चुका हूँ, y2 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू, अब इसके अंदर देखें इनवर्स रिलेशन है तो x1 डिवाइडेड बाई x2 इसको लिखना है। पहले के अंदर हमने क्या लिखा था बेटा, इसको x2 डिवाइडेड बाई x1 इसको लिखा था, लेकिन इसके अंदर चूंकि हमारे पास इनवर्स रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में, तो x1 डिवाइडेड बाई x2 कर लेना। लेट कर लें कि हमारे पास m रिप्रेजेंट किया जा रहा है x, और आप वही एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। अब इन दोनों की वैल्यूज के लिए आपने क्या कर लेना है कि m1 हमारे पास x1 के बराबर है, m2 हमारे पास x2 के बराबर है, जबकि a1 हमारे पास y1 के बराबर है और a2 हमारे पास y2 के बराबर है, ठीक है बेटा। अब इन वैल्यूज को उठा के यहाँ कर रिप्लेस कर लें। आपको दो मैसेज की वैल्यूज बता दी जाती हैं, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दी जाती है, दूसरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। a2 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। अब फर्ज कर लें वो आपको दो मैसेज और एक एक्सेलरेशन की वैल्यू दे चुका है, दूसरी एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो m1 डिवाइडेड बाई m2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना a1 को। तो इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही चीज़ वॉल्यूम के लिए और प्रेशर के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यही फार्मूला आपके पास रहेगा। इवन के और भी आपके पास, जैसा कि यहाँ पर मैंने पोटेंशियल के लिए आपको एक फार्मूला लिख के दिया है कि पोटेंशियल हमेशा सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस के दरमियान इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। सेपरेशन बढ़ा देंगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो इनके लिए भी आप बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको दो सेपरेशन की वैल्यूज प्रोवाइड कर दे, आपको एक पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड कर दे और दूसरी पोटेंशियल की वैल्यू वो आपसे पूछ ले, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इनको रिजॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है बेटा। बाकी जो इसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप है वो अपनी एक्सरसाइज को बेटा बार बार रिपीट आउट करें, उनको सॉल्व करें, और जितने भी आपके पास फार्मूला मौजूद हैं वहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल टाइप जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपके पास उनमें से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। कंसेप्चुअल और इन्फॉर्मेशन वो टॉपिक टू टॉपिक ऐसा ऐसा से जैसे जैसे वहाँ पर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस कराता चला जाऊँगा कि ये कंसेप्ट आपके
फर्दर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन फर्दर कम्पिटिटिव के फलां टॉपिक के अंदर या फलां साल के अंदर आपकी रिपीट की जा चुकी है, जो वहाँ आ चुकी है, वो मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे डिस्कस कराऊंगा उनका सोल्यूशन बताऊंगा, वहाँ आपको सारा चीज़ें बेटा प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। इसके बाद हमारे पास बेटा तीसरा रिलेशन, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसके मुरब्बा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उस वक्त हमने कैसे इसको रिजॉल्व आउट करना है। इफ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड क्वांटिटी हैज अ स्क्वायर ऑन इट, कि दूसरी क्वांटिटी के ऊपर हमारे पास स्क्वायर भी मौजूद हो और वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखने हो। और इसका फार्मूला हमारे पास बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने अभी बेटा देखा, हाफ mv स्क्वायर। अगर आप मैथ्स को कांस्टेंट कर दें 1/2 ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन बनता है v स्क्वायर के साथ। ठीक है बेटा, तो यहां से बेटा ये वो रिलेशनशिप है जिसको हमने डिस्कस करना है। इसी तरह से बेटा अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर लिया जाए, चार्जेस की मैग्नीट्यूड आपके पास अगर कांस्टेंट हो जाती है, तो हमने कॉलम फोर्स का रिलेशन देखा है कि ये के ऑलरेडी अगर आपके पास कांस्टेंट हो और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस भी कांस्टेंट कर ली जाए, तो ये क्यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है। आपके पास काफ़ी सारे फार्मूलिज्म होंगे, उनके अंदर जाएं, देखें कैसे फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ ये सारी वैल्यूज बना रही हैं। तो उन तमाम तर्क के लिए आपने इनको सॉल्व करना है। अब इस तरह का अगर रिलेशनशिप दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में हो, तो हमने पहली तर्ज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला हमारे पास है बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप क्वेश्चन, कि एक को बढ़ा दें तो दूसरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक को कम कर दें या दूसरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर लें बेटा, वेलोसिटी के इंक्रीज हो जाने की वजह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कितनी इंक्रीज हो जाएगी। अब गौर कीजिएगा, वेलोसिटी के इंक्रीज का आपने क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है और फिर जाकर आपने काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज बताना है। क्लियर? तो ये रिलेशन पहले लाजमी बनाएं। मेरी एक सजेशन है, रिलेशन जब तक बेटा नहीं बनाएंगे आप क्वेश्चन के अंदर एरर कर सकते हैं, गलती। आप बड़ी जल्दी से कहेंगे कि यार काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आप इस चीज को भूल जाते हैं कि स्क्वायर भी मौजूद है। स्क्वायर पहले करना है उस इंक्रीज का स्क्वायर, फिर एसोसिएट करना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। इसी तरह से अगर Q इंक्रीज हो जाए, चार्ज अगर इंक्रीज हो जाता है, तो इसके इंक्रीज को आपने क्या करना है बेटा, इसके इंक्रीज का करना है पहले स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर करने के बाद फौरन से इस चार्ज के इंक्रीज को F के साथ एसोसिएट कर देना है। एसोसिएट किसके साथ करना है, F के साथ, यानी कूलम फोर्स के साथ एसोसिएट करना है। तो ये आपने तर्ज अपनानी है। आप यहाँ बेटा इस स्पीड को डिक्रीज करते हैं, कितनी हद तक डिक्रीज हुई है आपने उसका स्क्वायर बनाना है, फिर जाकर काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट करना है। चार्ज इतनी हद तक कम हुआ है, चार्ज कम हुआ है, इट्स ओके, उसके डिक्रीज का स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर बनाने के बाद फिर कूलम फोर्स के साथ एसोसिएट कर दें। तो ये पहली तर्ज का क्वेश्चन हमारे पास बनता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का। तीसरी तर्ज का हमारे पास बेटा हाफ डबल कैसे बनेगा। अगर स्पीड को हाफ कर दिया जाए, स्पीड इसको बेटा हाफ कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है बेटा। तो आपने फौरन से क्या करना है, स्पीड हाफ हुई, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है बेटा v स्क्वायर के, आपने इस हाफ का स्क्वायर करना है और फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ आकर एसोसिएट करना है। तो नई आने वाली काइनेटिक एनर्जी ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके पास। अब इसका स्क्वायर बनाएंगे तो 1/4 और ये आपके पास बेटा v स्क्वायर। नई आने वाली काइनेटिक एनर्जी पहली काइनेटिक एनर्जी का 1/4 बनेगी। आपने वेलोसिटी को हाफ कर दिया। आप वेलोसिटी को कितना करते हैं, 1/6 बना लेते हैं, यानी कि पहली वैल्यू का 1/6 गुना बन जाती है। आप 1/6 है यानी कि 1/6, तो आप काइनेटिक एनर्जी के लिए देखेंगे कि ये 1/36 बन जाएगी इसकी वैल्यू। तो नई आने वाली काइनेटिक एनर्जी 1/36 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर लें, वेलोसिटी को बेटा आपने क्या करना है, 2 टाइम्स कर लेना है। तो नई आने वाली काइनेटिक एनर्जी आपके पास बेटा वो क्या होगी, आपने यहाँ से 2v और इसका स्क्वायर बना लेना है और इधर से नई आने वाली काइनेटिक एनर्जी आपके पास बेटा 4v स्क्वायर, यानी कि पहली काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास 4 गुना हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप हमने बनाना होता है। इसी तरह से
अगर आप बेटा इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं चार्ज के लिए, तो चार्ज के लिए भी आप इसको एक्सटेंड करते हैं। चार्ज को आप कम कर लें, फोर्स कम हो जाएगी। तो फोर्स उसी लिहाज से जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू के अंदर इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बेटा हाफ या डबल हो सकती है। आप इसको 3 गुना कर लें, आप इसको 4 गुना कर लें, जिस तरह से इसको बढ़ाएंगे, तो रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए आपने वैल्यू को आगे मजीद फर्दर प्रोसीड करना होता है। मतलब वहाँ आपके पास स्क्वायर है बनाना है, फिर आपने एसोसिएट करना है दूसरी वैल्यू के साथ। इसके बाद है बेटा रेशो टाइप क्वेश्चन। अगर आपको रेशो टाइप क्वेश्चन मालूम करने हो तो कैसे, आपको बता दिया जाता है कि आपके पास स्पीड में रेशोज हैं, स्पीड की रेशोज हैं आपके पास 4:2। आपके पास काइनेटिक एनर्जीज की क्या कुछ रेशोज होंगी, वो आपने रेशोज बतानी है। तो आपके पास रिलेशनशिप आपने क्या करना है, स्पीड की रेशोज का स्क्वायर बनाना है, तो आपके पास 16:4 बनेगा। और ये आपके पास बेटा काइनेटिक एनर्जीज की रेशोज होंगी। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर आपने चार्ज की रेशोज आपको बता दी जाती हैं, आपने उनका स्क्वायर करना है और आकर आपने फोर्स के साथ एसोसिएट करना है। यानी कि पहले उसका स्क्वायर बनाएंगे, फिर आकर दूसरी वैल्यू के साथ बेटा आपने उसको एसोसिएट करना है। और भी फार्मलिज्म आप खुद से ट्राई करें जो आपके पास मौजूद हैं, उनके डायरेक्ट रिलेशन और स्क्वायर के साथ बन रहे हो, तो आप वो सारे इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है 3 गिवन 4th अननोन टाइप क्वेश्चन। अगर आपको 3 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाती हैं और चौथी अननोन कर दी जाती है, तो फिर कैसे फार्मूला आपने बनाना है। तो आपने बेटा फार्मूला जनरल वही y2/y1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर, इसका रिलेशनशिप बन जाएगा। ये आपने फार्मूला बना लेना है। अब लेट कर लें कि हमारे पास x वेलोसिटी है, ठीक है, और y हमारे पास बेटा काइनेटिक एनर्जी है। पहली वेलोसिटी x1 और दूसरी वेलोसिटी x2 कंसीडर कर लें। इसी तरह से पहली काइनेटिक एनर्जी आपके पास बेटा y1 और दूसरी काइनेटिक एनर्जी अगर y2 से रिप्रेजेंट कर ली जाए, तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा। इस फार्मूला को आपने क्या करना है बेटा, अगर वो आपको 2 वेलोसिटीज की वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है, आपने वो 2 वैल्यूज वेलोसिटीज की पुट करनी है। एक काइनेटिक एनर्जी की आपको वैल्यू बता देता है, तो आपने वो वैल्यू पुट करने के बाद दूसरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेनी है। तो ये थे आज हमारे पास पहले 3 रिलेशनशिप, जो अक्सर हमें अपनी एंटी टेस्ट एमसीक्यूज के अंदर दिखाई देते हैं कि कैसे एक फार्मूला में से हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपस में रिलेशन बन जाते हैं, और उन रिलेशन की बुनियादों पर फिर कैसे वो क्वेश्चन अराइज करता है, वो क्वेश्चंस कितने कुछ बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट कैसे हो सकती हैं, कैसे उनको हमने डील आउट करना है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 3 अपने रिलेशनशिप सीखेंगे, फिर इसके बाद ग्राफ को सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।